यस हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन माइक्रोवेव के अंदर रेजोनेटर के बारे में पढ़ाएंगे। केवीटी रेजोनेटर, केवीटी रेजोनेटर ठीक, लाइक वेवगाइड का एक पार्ट है। माइक्रोवेव सिग्नल्स के ऊपर अपन माइक्रोवेव सिग्नल्स को एक स्टोर करना चाहते हैं और स्टोर करके मल्टी लाइंस में इसका कनेक्शन करना चाहते हैं, कपलिंग करना चाहते हैं मल्टी वेवगाइड से। तो माइक्रोवेव सिग्नल्स को स्टोर करने के लिए एक होलो क्लॉज ट्यूब होती है, होलो मेटेलिक ट्यूब होती है, क्योंकि मेटेलिक ट्यूब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का मेटेलिक सरफेस में रिफ्लेक्शन के द्वारा स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव ओपीएम। तो मतलब रेजोनेटर एक वेवगाइड का ही पार्ट होता है। ऑफ दिस एंड आर शॉर्टेड बाय द कंडक्टर प्लेट, उनकी दोनों जो एंड्स है वो एक कंडक्टर प्लेट के द्वारा शॉर्ट होती है, जबकि उसमें अंदर अपने पास जो वेवगाइड होती है उसकी एक एंड पर सोर्स होता है, दूसरे पर लोड होता है। तो उसमें सिग्नल्स प्रोपोगेट होते हैं, इसमें प्रोपोगेट नहीं होगा, इसमें सिग्नल्स का एक्साइटेशन करने पर सिग्नल्स एक स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। लाइक रेजोनेटर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, इसको रेजोनेट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कि अपने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल्स का स्टोर हो जाएगा एज इन स्टैंडिंग फॉर्म, स्टैंडिंग वेव फॉर्म। तो मतलब बनाते कैसे हैं, इसको केवीटी इसलिए कि होलो ट्यूब है। तो अपन रेजोनेटर, और इसका मतलब केवीटी रेजोनेटर के अलावा और भी रेजोनेटर होते हैं सर्किट रेजोनेटर, एलसीआर सर्किट। इसका इक्विवेलेंट जो है वो एलसीआर सर्किट है। एलसीआर सर्किट एक रेजोनेंस सर्किट होता है, पता है आपको, इसमें करंट रेजोनेंस होता है। एलसीआर सीरीज, एलसीआर पैरेलल, दो टाइप के सर्किट होते हैं। तो ये यहां पर माइक्रोवेव सिग्नल्स का जो रेजोनेटर है वो केवीटी रेजोनेटर होलो ट्यूब होती है ये, और यहां अपने पास मेटल वायर होती है। तो एलसीआर की इक्विवेलेंट ही रेजोनेटर, केवीटी रेजोनेटर की एलोनोंग या इक्विवेलेंस या सिमिलरिटी होती है, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्ट्स की अपन एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि एल क्या है, सी का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, और यहां इस कैविटी में एल क्या होगा, सी क्या होगा, आर क्या होगा। सिंपल सा मैं आपको रेजोनेटर केवीटी टैंक सर्किट के बारे में दें कि यहां इलेक्ट्रिकली रेजोनेटर सर्किट कौन से होते हैं, एलसी सर्किट, जिसको अपन टैंक सर्किट बोलते हैं। इनके अंदर एक बार कैपेसिटर को चार्ज करके छोड़ दें तो चार्ज का ऑसिलेशन होता रहता है फाइनाइट फ्रीक्वेंसी से 1/2π√LC। ये इलेक्ट्रिक रेजोनेट सर्किट है, ऑसिलेटर है, एक सिंपल ऑसिलेटर अपन से कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन यह आइडियल है, कोई भी सर्किट विदाउट रेजिस्टेंस परफॉर्म नहीं होता, एक फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए अपन आइडियली किस सर्किट की कंपैरिजन कर रहे हैं, एलसीआर की। इसमें एक आर, एक एल और एक सी। इसमें भी सिग्नल एक सस्टेंड सिग्नल इंड्यूस होते हैं बाय एक्सटर्नली, बट डैम्प्ड होते हैं किसके कारण, रेजिस्टेंस के कारण, और वो एलसी में ऑसिलेशंस स्टार्ट होते हैं। तो डैम्प्ड सर्किट यदि एक्सटर्नली पुश कर दें तो रेजोनेट हो जाता है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल्स को सस्टेंड सिग्नल्स इंड्यूस करते हैं। तो ये सर्किट रेजोनेटर्स हैं, इसी के इक्विवेलेंट अपना केवीटी रेजोनेटर होता है जो माइक्रोवेव सिग्नल्स पर वर्क करता है। मतलब इनका काम भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इंड्यूस करके किसी सर्किट लाइंस के अंदर फ्लो करना होता है। तो इसका भी जो यूजेबल है वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर स्टोर करके मल्टी लाइंस में प्रोपोगेट करना होता है। इनका कंस्ट्रक्शन एलसीआर से होता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन एक होलो मेटेलिक ट्यूब फाइनाइट लेंथ की होती है, जिसका जो लेंथ है वो λ/g अटेंडेंस का इंटीजर होनी चाहिए। अपने पास उसकी लेंथ है, एक होलो ट्यूब है, वो लेंथ जो एल है वो n λ/2 होनी चाहिए। लैम्डा इज द प्रोपोगेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, सिग्नल वेवलेंथ है। तो इसके अंदर क्या बनता है, इस टाइप से एक स्टैंडिंग वेव बनता है। एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनता है जो λ/2 का इंटीजर होता है। मतलब वेवगाइड के दोनों पार्ट्स को यदि शॉर्ट कर दें तो उसके अंदर एक्साइटेशन सिग्नल की स्टैंडिंग वेव बन जाती है, और वो अपना केवीटी रेजोनेटर कहलाता है।
अब उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर तो सर्कुलर रेजोनेटर, रेक्टेंगुलर तो रेक्टेंगुलर रेजोनेटर, लेकिन केविटी रेजोनेटर होगा, होलो ट्यूब ही होगी। तो ये इसके इक्विवेलेंट कैसे हुआ? इसमें अपने पास चार्ज ऑसिलेशन के रूप में एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में स्टोर होती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होती है, इसमें लॉस होती है पावर। तो ये तीनों फैक्ट यहां पर भी होते हैं। केविटी रेजोनेटर में मैग्नेटिक फील्ड के रूप में जो एनर्जी स्टोर है वो इंडक्टेंस के इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जो एनर्जी स्टोर है वो कैपेसिटेंस फॉर्म है, और जो इसकी कंडक्टर वाल्स पर हीट के रूप में एनर्जी लॉस होती है वो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों इक्वल होती है। तो टोटल एनर्जी एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ इलेक्ट्रिक स्टोर्ड एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड स्टोर एनर्जी। ये अपने पास एक रेजोनेटर का बेसिक व्यू होता है, ठीक है, जो अपन इस टाइप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बेसिस पर इक्विवेलेंट करते हैं। तो इसलिए कंडीशंस अपने नोट कर लिए। अब देखिए अपने पास रेजोनेटर्स का जो एप्लीकेशन मैंने बता दिया कि होलो ट्यूब में पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को स्टोर में यूज होता है, जिसका अपन लिंक हम मल्टी लाइन्स में करते हैं। तो इसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किस पैरामीटर पर डिपेंड करती है? इसकी डायमेंशन पर। इसकी लेंथ है वो एन लैम्डा का इंटीजर होती है, और डायमेंशन के बेसिस पर इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करती है? डिपेंड करती है। जैसे वेवगाइड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसकी डायमेंशन पर डिपेंड करती है, तो रेजोनेटर की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी इसकी डायमेंशन पर और लेंथ पर डिपेंड करती है। तो अपन केविटी रेजोनेटर्स मतलब वेवगाइड का कोई पार्ट जिसके एंड्स हो शॉर्ट हो बाय कंडक्टिंग प्लेट, वो क्या कहलाते हैं? केविटी रेजोनेटर कहलाते हैं। तो अपन पहले रेक्टेंगुलर रेजोनेटर केविटी के बारे में सिंबल दें। रेक्टेंगुलर केविटी रेजोनेटर। तो मतलब एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड का कोई पार्ट है, तो अपन एक यहां ऐसे रेक्टेंगल बना दें। एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एक पार्ट है जिसकी लेंथ है जेड डायरेक्शन में डी, और जिसकी जो ए और बी डायरेक्शन है वो एक बी और एक है ए। मतलब एक्स वाई डायरेक्शन में उसकी डायमेंशन ए और बी, और जेड डायरेक्शन में डायमेंशन डी, मतलब डी लेंथ का कोई रेक्टेंगुलर वेवगाइड का पार्ट है जिसके एंड्स है कंडक्टिंग प्लेट के द्वारा शॉर्ट है, उसमें कोई सिग्नल एक्साइटेड किए हुए हैं, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेशन या मैग्नेटिक एक्साइटेशन किया हुआ है। एक्साइटेशन के दो मोड होते हैं, टीएम मोड और टीई मोड। तो सिग्नल एक्साइटेड होने से स्टैंडिंग वेव पैटर्न के रूप में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इसमें सिग्नल क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। तो अपने एज्यूम कर ली एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड का पार्ट जो कितने लेंथ का है? डी लेंथ का है, और इसमें सिग्नल्स एक्साइटेड किए हुए हैं, तो उसके ऊपर रेजोनेट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए अपने इसमें जो एक्साइटेड सिग्नल्स की प्रोपोगेशन वेव फैक्टर को फाइंड आउट करके उसका अपन जो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी जो रेस्ट्रिगेशन होता है उससे इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या रेजोनेट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अपन रेक्टेंगुलर वेवगाइड में जो इस रेक्टेंगुलर वेवगाइड में सिग्नल एक्साइटेड होके वो दो फॉर्म में होते हैं। तो पहला मैं इन टीएम मोड, तो मतलब अपना एनालिसिस क्या हो गया? रेक्टेंगुलर वेवगाइड एनालिसिस इन टीएम मोड। मान लिया कि एक रेक्टेंगुलर केविटी रेजोनेटर है जिसमें टीएम मोड में सिग्नल्स एक्साइटेड करके रेजोनेट फ्रीक्वेंसी पर क्या है? सेटअप है।
तो उसकी फ्रीक्वेंसी का एक्सपेंशन और फील्ड एक्सपेंशन अपन ड्राइव करना चाहते हैं। तो पहले अपन एज्यूम कर लें कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड पार्ट ऑफ लेंथ d is aligned along to z axis of its cross section along to xy of dimension a and b and length along to z direction is d। ठीक है, of its end z बराबर 0 एंड z बराबर d आर शॉर्टेड, मतलब कंडक्टिंग प्लेट से क्लोज है। और इन दिस द TM मोड सिग्नल्स आर एक्साइटेड। TM मोड में सिग्नल क्या है? एक्साइटेड। तो एक्साइटिंग जो वेव प्रोपोगेटिंग सिग्नल है, जो एक्साइटेशन स्टैंडिंग वेव पैटर्न हुआ, वो कहां से बना कि इस मोड के लिए क्या होता है? एज 0 होता है, EZ नॉट 0 होता है, जिसके द्वारा स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा। तो स्टैंड EZ इजकल टू गामा स्क्वायर EZ, जैसा रेक्टेंगुलर वेवगाइड में अपने नोट किया था। इसको अपन ऐसे लिख, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अपन EZ का एक्स स्क्वायर डेल EY वाई स्क्वायर डेल EZ जेड स्क्वायर इजकल टू गामा स्क्वायर EZ। गामा स्क्वायर फ्री स्पेस प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। तो इस टाइप के एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि प्रोपोगेटिंग फैक्टर अपन डेल अपॉन डेल जेड इजकल टू ई की पावर, केवल ऑपरेटर लें तो ई की पावर माइनस गामा जी जेड एज्यूम कर लें। मान लो जो एक्साइटेशन सिग्नल्स है वो अलोंग टू जेड एक्सिस जेड इलेक्ट्रिकली एक्साइटेशन है, ये TM मोड ट्रांसफर हो गया। तो यहां पर अपने पास इस सिग्नल को अपन ऐसे लिख सकते हैं प्लस डेल स्क्वायर EZ प्लस गामा जी का स्क्वायर EZ बराबर गामा स्क्वायर EZ। ये सिमिलर इक्वेशन आ गई जो वेवगाइड के TM मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो इसका सॉल्यूशन अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से निकाल सकते हैं। एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं और जिनकी बाउंड्री कंडीशंस इस इक्वेशन से फील्ड कंपोनेंट निकालने हैं अपन को, और रेस्टिगेशन से अपन को इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी होगी। कट ऑफ नहीं, यहां पर रेजोनेट फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहां थर्ड जेड डायरेक्शन प्रोपोगेशन फैक्टर माइनस गामा जी, इसकी वैल्यू भी अपन फाइंड कर लेंगे और गामा जी इसको आइटा बीटा जी के फॉर्म में लिख लेंगे, ई की पावर माइनस आइटा बीटा जी जेड। यहां फेज कांस्टेंट है बीटा जी प्रोपोगेशन के लिए जो स्टैंडिंग वेव बनाता है। तो अपन ई की पावर आइटा बीटा जी को तो अपन किसी कि अपने पास दोनों डायरेक्शन में होगी, जेड डायरेक्शन में एक इंसिडेंट वेव होगी अलोंग टू पॉजिटिव जेड एक्सिस और एक रिफ्लेक्टेड वेव होगी अलोंग टू नेगेटिव जेड एक्सिस। तो दोनों वेवों का रिजल्टेंट फील्ड कंपोनेंट अपन निकाल लेंगे। लेकिन एक्स और वाई वेरिएशन फील्ड तो अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से निकालें, और वेवगाइड की जो बाउंड्री कंडीशंस है कि ऑन द कंडक्टर वॉल्स द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ये कंसेप्ट लेते हुए इस इक्वेशन का यदि अपन सॉल्यूशन निकालें तो साइन सॉल्यूशन आता है एक्स वाई में, साइन एन पाई एक्स वाई एन और पाई के इंटीजर में। तीसरा अपने जो बीटा जी है इसकी वैल्यू अपन बाद में रेस्टिगेशन से निकालेंगे। तो देखिए पहले मैं लिख रहा हूं, एज्यूम कर लिया, पॉइंट आ गया, टीएम मोड के अंदर इस टाइप का इक्वेशन लिख लिया, डायग्राम बना लिया, कुछ थ्योरेटिकलाइजेशन लिख लिया। अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इन एक्स वाई डायमेंशन। अपन करेंगे लेट
ई जेट इजकल टू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ठीक है, और वो तो प्रोपेगेटिव फैक्टर ई की पावर गामा जी जेट तो इंक्लूड होगा ही। इसको इक्वेशन 2 मान लें। ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड है। इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन 2 का डिवाइड भी दे दें तो अपने पास वो सेपरेट दो इक्वेशंस बन जाती है। अपन फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहते हैं फॉर द रेक्टेंगुलर वेवगाइड जिसमें जेड डायरेक्शन में स्टैंडिंग वेव पैटर्न बन रहा है, तो अपन जेड डायरेक्शन वाला कंपोनेंट को तो दो वेव्स का सुपरपोजिशन मानेंगे, अलोंग टू पॉजिटिव जेट एक्सिस वेव, अलोंग टू नेगेटिव जेट एक्सिस वेव। तो देखिए अपने पास 1/x डेल स्क्वायर एक्स अपॉन स्मॉल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां जब वैल्यू रख के वापिस डिवाइड देंगे तो कांस्टेंट हो जाएंगे, गामा जी स्क्वायर और गामा स्क्वायर इजकल टू 0। फर्स्ट टर्म is function only variable small x, second term is function only variable small y, और third term combined in form constant, तो means each term should be separately equal to constants, these satisfy this equation, वो constant इस equation को satisfy करने चाहिए। तो अपन लेट 1/x कैपिटल X स्मॉल एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस के एक्स स्क्वायर मान लें, ठीक है। तो इसको अपन रिसोल्व कर लें, कैपिटल एक्स से मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर कर लें, के एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स इजकल टू 0। तो एक ऐसा सेम इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन ए साइन के एक्स एक्स वी कोस के एक्स एक्स ले सकते हैं। एक सॉल्यूशन तो आ गया अपने पास। अपन को कैपिटल से कैपिटल वाइज सॉल्यूशन चाहिए जाए, फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। दूसरा, इसकी जगह अपन वो दूसरा कांस्टेंट मान लें, वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस के वाई स्क्वायर। इसको सोल्व करें, मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर कर लें, डेल स्क्वायर वाई स्मॉल वाई स्क्वायर प्लस के वाई का स्क्वायर कैपिटल वाई इजकल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन कैपिटल वाई बराबर सी साइन के वाई वाई डी कोस के वाई वाई। यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू भी रख दें इसमें जो एज्यूम किया, तो इससे रेस्टिकेशन क्या आ जाएगा अपने पास, यहां पर रखें माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर गामा जी स्क्वायर इजकल टू 0। तीनों नेगेटिव को एक तरफ ले जाओ, गामा जी स्क्वायर इजकल टू के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर गामा स्क्वायर। इसको कट ऑफ के सी का स्क्वायर लिख लेते दोनों को मिला के, और यहाँ इसकी लॉसलेस मीडियम के लिए इसकी जो वैल्यू है, चाहे अभी गामा स्क्वायर लिख दो, यदि माइनस ओमेगा स्क्वायर में एप्सिलॉन नॉट आती है तो के सी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास रेस्टिकेशन है जो बाद में अपन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। गामा जी इक्वल टू आइटा बीटा लिख सकते हैं। तो देखो अपने पास
इक्वेशन 2 में वैल्यू रखने पर EZ की वैल्यू आ गई, A sin kxx प्लस B cos kxx, C sin kyy D cos kyy, और वो e की पावर माइनस गामा जी जेड। तो पहले अपन ए बी सी डी के कॉन्स्टेंट्स जो के एक्स और के वाई है इनकी वैल्यू पर बाउंड्री कंडीशन से फाइंड आउट करते हैं। और जो एक्स और वाई प्लेन में चार जो बाउंड्री साइड वाल्स और टॉप और बॉटम वाल्स वो एक्स और वाई वेरिएबल है, और जो लेंथ डायरेक्शन सरफेस है वो जेड डायरेक्शन की है, शॉर्ट जो प्लेट्स लास्ट एंड पर, और लास्ट और इनिशियल और लास्ट जो अपने पास एंड प्लेट्स हैं वो है जेड की कंडीशन बाउंड्री। तो यहां पर अपन यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, पहला है एट x बराबर 0 एंड x बराबर a, और EZ तो सभी जो साइड और टॉप और वॉल बॉटम के ऊपर क्या होगी 0 की टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गए। मतलब x बराबर 0 रखे तो भी EZ 0 होना चाहिए, x बराबर a रखे तो भी EZ 0 होना चाहिए। अगर यदि एजेट होता तो अपन को पहले इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट फाइंड आउट करना होता और फिर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते, वो TE मोड में होता है। TE मोड में डायरेक्टली EZ पर ही बाउंड्री कंडीशन से अप्लाई हो जाती है, क्योंकि ये सभी साइड यू टॉप और बॉटम पर क्या होती है ये टेंजेंस। हाँ, जो भी अपन शॉर्ट वाली प्लेट जो एंड वाली प्लेट्स पर डायरेक्ट EZ पर नहीं लगा के अपन EX या EY फाइंड करके इस पे बाउंड्री कंडीशंस फाइंड करेंगे। तो देखिए अपने पास इन दोनों बाउंड्री कंडीशन को यूज करने पर मैं x बराबर 0 करूं तो ये टर्म 0 हो गई, b ये 1 हो गई, तो b आ गया, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, और बराबर 0 आ गया। तो बाय मींस फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन x बराबर 0 से कंक्लूजन आ गया कि b इज इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरा यदि x बराबर a करें तो a sin kx a बन जाएगा, और ये तो अदर रिमेनिंग चेंज अनचेंज रहेगा, इसको नॉन जीरो पार्ट रहेगा कि y वेरिएबल है, तो मतलब sin kx a बराबर 0 होना चाहिए। तो बाय दिस बाउंड्री कंडीशन sin kx a बराबर 0 बाय मींस kx a बराबर n पाई, कोई n इंटीजर है तो kx की वैल्यू आ गई n पाई अपॉन a, ये दूसरी बाउंड्री कंडीशन से आ गया। तो मतलब दो वाल्स की बाउंड्री कंडीशन के द्वारा दो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, b की वैल्यू आ गई और एक kx की वैल्यू आ गई। ठीक है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन एट y बराबर 0 एंड y बराबर v ऑन दीज वाल्स ऑल्सो EZ 0, क्यों टेंजेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑलवेज कंडक्टर वाल पर 0 होता है। ठीक है। तो देखो पहले अपन यहां तो a sin kx क्लियर आ गया, b वाला पार्ट 0 हो गया था। अब इस पार्ट पर लगाएं तो y बराबर 0 पर देखो पहला पार्ट तो 0 हो गया, लेकिन d अरे ये 1 हो गया तो d इक्वल टू 0 पुट हो गया। इस वाल के द्वारा कंक्लूजन आ गया कि कांस्टेंट d 0 होना चाहिए। दूसरा फिर y बराबर b रखें तो ये तो 0 हो गया, k बाई b तो sin k बाई b बराबर 0 होना चाहिए। जीरो, तो मतलब के वाई बी इजकल टू कोई इंटीजर पाई तो m इंटीजर ले लेते हैं, n पहले ले लिया, तो यहां पर के वाई की वैल्यू m पाई अपॉन बी आ।
ठीक है, तो सारे क्वेश्चन एक बार लगते हैं तो EZ की वैल्यू क्लियर आ जाएगी अपने पास। अभी क्लियर तो नहीं, अभी EZ फंक्शन है, अपन वेवगाइड प्रोपोगेटिंग फील्ड नहीं, यहाँ पर स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनाना चाहते हो, जेट का भी अपन को फंक्शन निकालना पड़ेगा। ए और एक सी कांस्टेंट, दोनों को अपन, मैं ए की कांस्टेंट नाम दे दूंगा ए साइन एन पाई एक्स, साइन एम पाई बॉट बी, और e की पावर गामा जी जेड। ठीक है, यहां तक तो अपन ने सोल्व आउट कर लिया। अब देखो जेड फैक्टर की वैल्यू बाउंड्री कंडीशन और लगाने के लिए यहां पर जो जेड डायरेक्शन का जो पार्ट है, इसमें दो टाइप की वेव होगी, एक पॉजिटिव जेट एक्सिस की, एक रिफ्लेक्टेड नेगेटिव जेट एक्सिस की। तो दोनों के एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट मान लें अपन, और वो एम्पलीट्यूड इक्वल तब हो सकते हैं जब यदि अपने पास EZ की वैल्यू या अपने पास कोई गिवन फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो, फाइनल बाउंड्री, दो बाउंड्री कंडीशन जेड बराबर 0 पर, जेड बराबर d पर यदि कंडीशन हो तो उसे कोसाइन न्यूमेरिकल सॉरी इसके एम्पलीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले अपन अदर फील्ड कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, क्यों, कारण कि जो एंड है वेवगाइड के और वहां पर जो प्लेट लगी हुई है उन प्लेट पर EZ तो नॉर्मल है, तो अपन EX या EY निकालें जो टेंजेंशियल आएगा, और फिर अपने पास बाउंड्री कंडीशन z बराबर 0 और z बराबर d पर अप्लाइड करके अपन कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले मैं इसका z फॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं दो वेव्स में कि EZ, ये मान लेते हैं कि z डायरेक्शन की पॉजिटिव वेव, तो ये तो अपने पास एम्पलीट्यूड है इसका a साइन n पाई x साइन m पाई by। यहां दो पार्ट है वेव प्रोपोगेशन जेट में, एक मान लेते हैं पॉजिटिव जेट एक्सिस में प्रोपोगेटिंग फैक्टर गामा जी जेट, और नेगेटिव डायरेक्शन में जो अपन रिफ्लेक्ट वेव है उसका एम्पलीट्यूड है माइनस e की पावर गामा जी जेट। रिजल्टेंट EZ फील्ड कंपोनेंट जेड डायरेक्शन की दो वेव का सुपरपोजिशन होगा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेटिव वेव जिसका एम्पलीट्यूड a प्लस ले लिया, और नेगेटिव माइनस यहां तो प्लस कर दिया मैंने, नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेटिव वेव का फैक्टर इसका एम्पलीट्यूड a माइनस कर दिया। गामा जी इक्वल टू अपन आइटा बीटा जी लिख सकते हैं ताकि प्रॉपर्टी फैक्टर हो जाए। तो इसको अपन लिख लेते हैं a साइन n पाई ax साइन m पाई by, और यहां अपने में एडिटिव a प्लस e की पावर आइटा बीटा जी जेड प्लस a माइनस e की पावर आइटा बीटा डी जेड। ये EZ की वैल्यू अपन ने निकाली x y z फॉर्म में, जो वेवगाइड के अलावा रेजोनेटर कंडीशन अप्लाई कर दी, इसमें प्रोपोगेटिंग में दो वेव्स का सुपरपोजिशन है ये। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए a प्लस a माइनस की और बीटा जी की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करें, क्योंकि बीटा जी वैल्यू के बाद में अपन वहां नीचे इसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे, मतलब इसी रेजोनेट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके EX या EZ निकालें, तो यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन, और पहले अपन थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन क्या है,
डेल क्रॉस ई इजकल टू वैसे होता है माइनस डी बी अपॉन डी टी, टाइम वेव फील्ड फैक्टर आइटा ओमेगा तो माइनस जे ओमेगा, और एस में चाहिए तो म्यू और बी लिख सकते हैं। इसको कंपोनेंट का इंटर रिलेशन निकालने के लिए अपन इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कंपोनेंट निकाल लेते हैं, आई केफ जे केफ के केफ, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, ई एक्स ई वाई ई जेड, ठीक है। उधर आइटा ओमेगा म्यू, यहाँ एस में आ जाएगा ये बी, म्यू एच बराबर बी होता है, तो एच एक्स आई के एच वाई जे के, एच जेड इस मोड के लिए अपने मोड के लिए 0 है। इसमें आई केप जे केप और के केप के कोएफिशिएंट का कंपेरिजन करके 3 रिलेशन निकाल लेते हैं। तो आई केप का कोएफिशिएंट कंपेरिजन डेल ई जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड ई वाई इजगल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच एक्स, ठीक है। गामा जी की वैल्यू बाद में अपन फाइंड कर लेंगे, अभी अपन डेल अपॉन डेल जेड फैक्टर को गामा जी लिख दें, इक्वल टू वाई, और अपन इजेड फैक्टर को इस टर्म में फाइंड आउट करना चाहेंगे, जेड के साथ इसका अपन प्रोपोगेशन जो कांस्टेंट निकालना, जेड के रेस्पेक्ट में 2 टाइप की एंट्री, गामा जी एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव का साइन बनेगा, तो अपन पास यहां डायरेक्ट रख के अपन एच एक्स के लिए सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ई वाई एच एक्स के लिए अपन सोल्व करने से पहले अपन को ई जेड अपॉन ई वाई गिवन नहीं है, तो अपन दूसरे इक्वेशन से, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन से पहले ई वाई निकाल लेंगे, किसके फॉर्म में, जेड के फॉर्म में, और फिर अपन इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके अपन एच एक्स या ई एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जैसे पहले अपन वेवगाइड के अंदर ही प्रोसेस को कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो पहले मैं गामा फैक्टर के रूप में लिख लेता हूं, ई वाई गामा जी ई वाई इजकल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एक्स, क्योंकि वो तो ई जेड फंक्शन है, जो जेड का फंक्शन है, यहां ई वाई या डेल अपॉन डेल जी फैक्टर को मैंने गामा जी फैक्टर ले लिया है। दूसरा जे के का कोएफिशिएंट, उसी मैट्रिक्स से देखो, डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स माइनस जे ओमेगा म्यू एच वाई, डेल अपॉन डेल जेड को अपन माइनस गामा जी ई एक्स माइनस डेल ई जेड एक्स इजकल टू आइटा ओमेगा म्यू एच वाई, रिलेशन आ गया, ठीक है। तीसरा रिलेशन अपने पास मीनिंगलेस होता है, अपन ये 2 इक्वेशन में फर्स्ट नाम दे दिया, इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया, जिनका अपन यूज करके अपन ई एक्स ई वाई के नाम ई जेड के टर्म में फाइंड करेंगे। देखो सेकंड फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन,
फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, जो क्या है, डेल क्रॉस एच बराबर एप्सिलॉन या जे ओमेगा एप्सिलॉन ई, सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखते हैं और मैट्रिक्स में वही आई केप जे केप कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करना है, आई केप जे केप के केप, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, एच एक्स एच वाई एच जेड, जे ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स आई केप, ई वाई जे केप, ई जेड के केप। ये तो अपन को रखना है, आगे अपन इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आ जाएगा आई के का कोएफिशिएंट डेल अपॉन डेल वाई और डेल एच जेड। तो एच जेड जीरो है, इसमें पहले अपन एक वर्ड लेते थाली और शॉर्ट हो जाएगा ये। तो ले लें, शॉर्ट कर लेते हैं। तो जीरो में आ जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल जेड एच एक्स इजकल टू जे ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स। इसको गामा जी लिख दें, एच एक्स इजकल टू आइटा ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स। ये एच वाई के साथ डेरिवेटिव होगा, ये थर्ड आ गया। जे के का कोएफिशिएंट है डेल अपॉन डेल जेड एच एक्स और जे ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई। तो माइनस गामा जी एच एक्स जे ओमेगा ई वाई, ये रिलेशन। अब क्या करना है, देखो प्रोसेस बताता हूं, वो सेम रिपीट कर चुके अपन वेवगाइड में। यहां से एच वाई की वैल्यू यहां रख दो इसमें, तो ई एक्स के लिए सोल्व हो जाएगा ये। थर्ड की सेकंड के अंदर वैल्यू रख दो, ई एक्स का एक्सपेंशन आ जाएगा, एच जेड की वैल्यू ये है, बस डिफ्रेंसिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहां एक वेरिएबल यहां चेंज होगा बस, ठीक। तो अपने पास जेड के रेस्पेक्ट में यदि गामा जी की वैल्यू अपन डेल्टा जेड के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करना चाहते हैं, तो अपने पास डिफ्रेंसिएशन यहां पर भी होगा। तो एक आ जाएगा नेगेटिव और एक आ जाएगा पॉजिटिव, तो दोनों का माइनस नेगेटिव साइन हो जाएगा ये, और दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाएंगे यदि जीरो बाउंड्री कंडीशन है एक्स जेड बराबर, कि जेड बराबर जीरो के ऊपर यदि डेल ई एक्स का, देखो यहां पर ई एक्स कंपोनेंट का यदि अपन जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करें, तो यहां माइनस ए प्लस और यहां ए माइनस पॉजिटिव में रहता है, और ई एक्स की वैल्यू जेड बराबर डी पर या जेड बराबर जीरो पर क्या होती है, जेड बराबर जीरो पर देखें तो जेड बराबर ई एक्स की वैल्यू जीरो, तो जीरो के लिए अपन ए एस ए प्लस और ए माइनस का एम्पलीट्यूड सेम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें ई एक्स की वैल्यू को जीरो होने के लिए फिर अपने पास जेड बराबर डी कंडीशन भी नोट करेंगे,
तो ये अपन प्रोसेस को इस प्रकार की एक प्रोसेस से दिखाना केवल EX की वैल्यू की बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इसको आप दोनों में वैल्यू रख के EX की वैल्यू निकाल लेंगे, EX से AZ की वैल्यू रख के EX कंपेयर कर लेंगे। अब देखिए अपन पास कि Z बराबर 0 पर दो बाउंड्री कंडीशंस है कि बाय बाउंड्री कंडीशंस एट Z बराबर 0, Z बराबर D, तो बाय Z बराबर 0 A प्लस इजकल टू A माइनस बराबर A, दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है। ठीक है, और दूसरा अपन A प्लस और A माइनस को बराबर कर दें तो जो बाउंड्री कंडीशन से यहां क्या क्या फॉर्म आ जाएगा, या A प्लस और A माइनस को बराबर कर दें तो ये बाहर आ जाएगा A साइन n पाई x साइन m पाई b अपॉन y, जहां कोई एम्पलीट्यूड A आ गया, माइनस आइटा बीटा जी जेड प्लस आइटा बीटा जी जेड अपॉन 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये कोई फॉर्मूला बन जाए। और ये फॉर्मूला किसका बनेगा, कॉस का। टू ए साइन पाई अपॉन ए एक्स साइन एम पाई बाई अपॉन बी, और ये बन जाएगा कोस बीटा जी जेड, जिसका जेड के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वापस साइन बीटा जेड बन जाएगा, और जेड बराबर डी के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्स वाली कंपोनेंट की 0, तो बीटा जी डी इक्वल टू एन पाई होना चाहिए, कोई इंटीजर से एम और एन ले लिया तो पी पाई जी होना चाहिए। तो बाय बाउंड्री कंडीशन एट जेड बराबर डी, मतलब ये साइन कोस का साइन बन जाएगा बाद में जब डिफरेंशिएशन कर देंगे जेड के रेस्पेक्ट में, तो जेड बराबर डी रखेंगे तो साइन बीटा जी डी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, तो मतलब बीटा डी जी इक्वल टू कोई पी पाई, पी कोई इंटीजर है, तो मतलब बीटा जी की वैल्यू आ गई अपने पास क्या, पी पाई अपॉन डी। तो अपने पास फील्ड कंपोनेंट देखो EZ का तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या लिख देंगे, पी पाई डी इंटू जेड, यह आ जाएगा रेक्टेंगुलर वेवगाइड के TM मोड में फील्ड कंपोनेंट EZ, EX, EY, EZ और अदर रिमेनिंग रिक्वायरमेंट पे अपन निकाल सकते हैं। तो अपने पास इसी रेजोनेट फ्रीक्वेंसी किस फॉर्मूले से निकाला है, जो अपने पास कंडीशन थी उससे, पीछे बैक में देखो जहां एक मैंने कंडीशन छोड़ी थी, गामा जी स्क्वायर इजकल टू केसी का स्क्वायर, जो वैल्यू अपन निकाली केसी के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, तो यहां पर अपन मैं बीटा जी, तो बीटा जी का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, तो मतलब ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इजकल टू, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो के एक्स का स्क्वायर के वाई का स्क्वायर बीटा जी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां अपन ओमेगा इजकल टू निकालेंगे तो 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर बीटा जी का स्क्वायर आ जाएगा। बीटा जी का मतलब पाई पी पाई अपॉन डी, और के एक्स का मतलब एन पाई अपॉन ए, और के वाई का एम पाई अपॉन बी। एन
एन पाई अपॉन ए का स्क्वायर एम पाई बी का स्क्वायर और पी पाई अपॉन डी का स्क्वायर, या फ्रीक्वेंसी एफ निकालना चाहें तो 1/2 पाई अंडरूट म्यू एप्सिलॉन और एजिटिव अंडरूट लेते हैं। मतलब ये क्या आ गया, अपने पास यहां पर रेक्टेंगुलर वेवगाइड की टीएम मोड में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सपेंशन और टीएम मोड रेक्टेंगुलर वेवगाइड के टीएम मोड में फील्ड प्रोपोगेटिंग इजेड का एक्सपेंशन एजेड 0 है, और अदर रिमेनिंग कंपोनेंट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सवेल थर्ड फोर्थ इक्वेशन की जो रिलेशंस है अपने ईएक्स के निकाला, ईवाई के, ईजेड के, एचएक्स के, एचवाई के। तो मतलब ये कंप्लीट एनालिसिस हो गया किसका, कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड एनालिसिस इन टीएम मोड एक्साइटेशन और जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब टीई मोड के लिए रेक्टेंगुलर वेवगाइड का टीई मोड, और वो सिंपली रेक्टेंगुलर वेवगाइड के टी मोड एक्साइटेशन है तो EZ 0 होगा, HZ आएगा। सिमिलरिटी अपन चाहे इसका एक्सपेंशन एक बार कर लें चाहे उसका एक्सपेंशन एक बार कर लें, उसमें जो कांस्टेंट तो ये आएगा ही, ये कोस में फंक्शन आएंगे, HZ बराबर 2a कोई कांस्टेंट आएगा, कोस, लेकिन ये साइन फंक्शन आएगा फिर, क्योंकि HZ वहां नॉर्मल होगा डायरेक्ट शॉर्ट प्लेट पर, तो उसका नॉर्मल कंपोनेंट 0 होना चाहिए, तो वहां कंडीशन साइन की कंडीशन ही फ्लो हो जाएगी। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक्सपेंशन एजिटिव सेम आएगा फॉर द टी एंड टीएम मोड। रेक्टेंगुलर केविटी रेजोनेटर का चाहे टीई मोड हो चाहे टीएम मोड हो, दोनों के लिए रेजोनेट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, और जो फील्ड पैटर्न का फॉर्मूला है वो जो टीएम मोड के लिए देखो ये सेम, दो साइन में आ रहे हैं एक कॉस में आ रहा है, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, यहां EZ की जगह HZ हो जाएगा, ये कॉस फंक्शन, ये कोस फंक्शन, ये साइन फंक्शन आएगा। ये अपने पास एक रेक्टेंगुलर केविटी रेजोनेटर से रिलेटेड जो अपने पास एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले के बेसिस पे दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, डायमेंशन चाहिए, इसलिए मोडों को जो एम एन पी 3 वेरिएबल है इसमें, इसलिए कभी भी ध्यान रखना वेवगाइड का जो मोड है 2 वेरिएबल से नोट किया जाता है, जैसे TM11, TM12, लेकिन रेक्टेंगुलर केविटी रेजोनेटर के 3 वैल्यू होते हैं 0, 1 या TM110, तो ये मतलब 3 वैल्यू क्या है, M वैल्यू, N वैल्यू, P वैल्यू, इसलिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल। जबकि वेवगाइड में 2 M और N वैल्यू चाहिए होती है टी मोड में, तो न्यूमेरिकल बेसिस पर इस टाइप के सिंबल में फॉर्म आता है। ठीक है, तो कल अपन नेक्स्ट क्लास में सिलेंड्रिकल केविटी रेजोनेटर के बारे में और पढ़ेंगे। सेम टाइप का एक्सपेंशन ही होगा, केवल ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन था, और सिलेंड्रिकल केविटी रेजोनेटर का जो एक्सपेंशन होगा वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में होगा। प्रोसेस पूरी सेम यही होगी, उसी की भी रेजोनेट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसी का भी फील्ड प्रोपोगेशन पैटर्न निकालना है, ठीक है, और डिफाइंड करना है। ठीक है, तो आज ही क्लास में इतना ही है, कल अपन सर्कुलेटर रेजोनेटर केविटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।